देखिए, गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र का जो चैप्टर चल रहा है उसमें साइक्लोट्रॉन बचा हुआ है, ठीक है। और साइक्लोट्रॉन के अतिरिक्त कल वाले वीडियो में आपको जो बताया गया था उसमें किसी दो लंबे सीधे धारावाही तार के बीच कार्य करने वाले बल का क्या फार्मूला होता है वो बताया गया था, ठीक है। अगर आपने देखा होगा तो उसमें आपको एम्पियर की परिभाषा बताई गई थी, और एम्पियर की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि एम्पियर मूल मात्रक है और वह मूल मात्रक की परिभाषा यहीं से ली गई है, ठीक है। उसका फार्मूला होता है F अपान L इक्वल टू म्यू 0 अपान 2 पाई इंटू I1 I2 L आपने नीचे कर दिया है बटे R। और परिभाषा में आप बताते हैं कि 1 एम्पियर वह वैद्युत धारा है जो निर्वात अथवा वायु में रखे हुए दो लंबे सीधे धारावाही तारों के बीच प्रति एकांक लंबाई पर 2 गुणे 10⁻⁷ न्यूटन का बल आरोपित करती है, ठीक है। ये टॉपिक आपको कल वाले में बताया गया है, आप उसको देखेंगे तो मिलेगा। ये आपका लास्ट टाइम बचा हुआ है और ये टॉपिक कौन सा है? साइक्लोट्रॉन। जो बातें आपको मैं बताऊंगा वो बिल्कुल ध्यान से आप समझेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। साइक्लोट्रॉन क्या है, कैसे ये वर्क करता है और साथ साथ क्या इसकी लिमिटेशंस है मतलब सीमाएं, या उसको आप दोष भी कह सकते हैं कि साइक्लोट्रॉन के क्या दोष है, कब ये नहीं काम कर पाता, किस अवस्था में। तो साइक्लोट्रॉन जो है वह एक ऐसा उपकरण है जिसके माध्यम से, ठीक है, आवेशित कण को गतिमान किया जाता है। आवेशित कण आपका है धन आवेश या ऋण आवेश, ठीक है। अब उसकी एक लिमिटेशन में पहली लिमिटेशन यही हो जाएगी कि इसके माध्यम से हम अनावेशित कणों को, जैसे न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं है, न धन आवेश है न ऋण आवेश है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन हो या ऐसे कोई अनावेशित कण हो जिस पर कोई आवेश नहीं हो, उनको जो है इस साइक्लोट्रॉन के माध्यम से हम गतिमान नहीं कर सकते। केवल जो धन आवेश है या ऋण आवेश है उसको गतिमान कर सकते हैं। ऋण आवेशों को गतिमान करने में कुछ समस्या है, वो अभी जब बताएंगे उसकी सीमाएं तो उसमें हम उसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। स्पेशली जो धन आवेश होते हैं और कुछ भारी कण होते हैं जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, इनको अगर गतिमान करना है उच्च गति में, तेज गति में, तो उस अवस्था में इसका उपयोग हम करते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको चित्र आपको दिख रहा होगा, ये चित्र में आपको जो दिख रहा है इसमें 2 पार्ट आपको दिख रहा होगा, एक पार्ट आपका लेफ्ट में है और दूसरा पार्ट राइट में है, ठीक है ना। एक पार्ट लेफ्ट में है, दूसरा पार्ट राइट में है। तो लेफ्ट वाला पार्ट ये दोनों जो है डीज कहलाते हैं। डीज का मतलब होता है डी आकार के एक बॉक्स है। ये दोनों जो है एक खोखले बॉक्स है और दोनों का आकार कैसा है? डी आकार का है। तो एक डी आकार का बॉक्स ये है पहला वाला और दूसरा डी आकार का बॉक्स ये है दूसरा वाला, ठीक है। दोनों डी आकार के बॉक्स हैं और ये खाली है, इनको डीज कहा जाता है। इनके बीच में जो रिक्त स्थान है, ठीक है, उस रिक्त स्थान में ही उस आवेशित गतिमान कण को, जिसको हमको ज्यादा वेग देना है, ज्यादा वेग कहां पे यूज होगा? इस उच्च गति से गतिमान जो आवेशित कण होते हैं उनका उपयोग आप कहीं पर नाभिकीय विखंडन क्रिया में भी कर सकते हैं, या किसी धातु की प्लेट पर बमबारी करनी है, अल्फा कणों की बमबारी करनी है, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी की चकती पर, वहां भी इसका उपयोग कर सकते हैं। तो कहीं भी आपको आवेशित कणों को तेज गति में गतिमान करके किसी पर टकराना है, किसी लक्ष्य को भेदना है, तो आप वहां पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। कैसे काम करता है वो बता रहा हूं, ध्यान समझिएगा। ये आपका डीज हो गया, डीज के बीच में जो रिक्त स्थान आपका होता है, उस रिक्त स्थान के बीच में वही आवेशित कण रखा जाएगा जिसका बम्बार्डमेंट करना है। प्रोटॉनों की बमबारी करनी है तो प्रोटॉनों की कुछ लिमिटेड मात्रा यहां पर रखी जाएगी। इन दोनों डीज को एक उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत के माध्यम से जोड़ दिया जाता है।
और सारी कलाकारी इसी उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत में ही है। ठीक है, पहली चीज तो ये कि उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज है, मतलब ज्यादा इसका यह वोल्टेज अप्लाई करता है, जिस पर लग जाएगा कितना वोल्टेज, लगभग 10⁵ वोल्ट का, लगभग 10⁵ वोल्ट का, या 1 लाख भी आप कह सकते हैं उसको, 10⁵ वोल्ट का विभवांतर यह आरोपित करता है, जिन सिरों के बीच ये आरोपित हो जाता है, उच्च विभवांतर है। दूसरी चीज है कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज अप्लाई किया गया है, न कि डीसी वोल्टेज। क्या इसका लाभ हुआ, देखिए प्रत्यावर्ती धारा आप पढ़ेंगे, चैप्टर पूरा आपको मिलेगा, प्रत्यावर्ती वोल्टेज क्या है और प्रत्यावर्ती धारा क्या है। तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज जो है ऐसा वोल्टेज होता है जो कि हमेशा उसका उच्चावचन होता रहता है। कहने का मतलब कि कभी उसका मान ज्यादा हो जाता है तो कभी उसका मान कम हो जाता है। समझ रहे हो आपको, कभी उसका मान ज्यादा हो जाता है तो कभी उसका मान कम हो जाता है। कहने का मतलब कि एक बार विभव ऊंचा होगा, फिर नीचा होगा, फिर ऊंचा, फिर नीचा, ऐसे लगातार वो बदलता रहेगा। उसका नाम ही प्रत्यावर्ती है, वो हमेशा उसका आवर्त बदलता रहता है। ऐसे वोल्टेज को हम कहते हैं प्रत्यावर्ती वोल्टेज। और इसी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के माध्यम से आपका जो बल्ब है वो जलता है। ठीक है, जब ये बल्ब जलता आपका है तो ये इसकी आवृत्ति होती है, कितनी बार ये ऊपर नीचे होगा 1 सेकंड में। तो जो हमारे घरों की सप्लाई होती है 220 वोल्टेज की, उसकी फ्रीक्वेंसी तो 50 साइकिल पर सेकंड होती है, मतलब 50 बार वह उसका जो ऊपर होगा फिर नीचे होगा। कहने का मतलब कि एक बार जो है वो जलेगा फिर बुझेगा, जलेगा फिर बुझेगा, तो बल्ब हमारा जो होता है वो जलता बुझता रहता है उसी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के नाते। लेकिन वो चूंकि इतनी तेज गति में होता है कि हमको हमेशा एक ही अवस्था में हम उसको देख पाते हैं, जली हुई अवस्था में। तो कहने का मतलब प्रत्यावर्ती वोल्टेज जहां भी आरोपित हो जाता है वहां पर ये वोल्टेज जो है वो बदलता रहता है। जैसे इन दोनों बिंदुओं के बीच में अगर इस प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत को जोड़ दिया गया है तो इसका मतलब इसका जो पहला सिरा है D1 का जो सिरा है वो धन आवेशित हो जाएगा, मतलब उसका विभव ऊंचा रहेगा, और जो D2 का सिरा है उसका विभव नीचा रहेगा। तो D1 और D2 के बीच में ये विभवांतर तो आरोपित कर देगा। विभवांतर मतलब क्या हुआ, एक सिरे का विभव ऊंचा कर दीजिए, दूसरे का नीचा कर दीजिए। कोई भी सेल अगर लगती है, यहां तो मान लीजिए वोल्टेज स्रोत बड़ा है तो उसकी एक धन प्लेट होती है, तो एक सिरे को धन आवेशित कर देता है, दूसरे को ऋण आवेशित कर देता है, तो वोल्टेज अप्लाई हो जाता है। वैसे ही अगर ये वोल्टेज अप्लाई कर रहा है तो एक सिरे को ज्यादा हाई वोल्टेज देगा, दूसरे को लो वोल्टेज देगा, तो वोल्टेज का जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन ये चेंज होता रहेगा। पहली बार में पहली वाली जो प्लेट हमारी D1 वाली है वो धनावेशित रहेगी और दूसरी वाली ऋणावेशित रहेगी, और इसके तुरंत बाद दूसरी वाली प्लेट हमारी धनावेशित हो जाएगी, पहली वाली ऋणावेशित हो जाएगी, फिर तुरंत उसके बाद पहली वाली धनावेशित, दूसरी वाली ऋणावेशित। ये क्रम चलता रहेगा और बहुत तेज गति में चलेगा ये क्रम। इसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, उसका फार्मूला अभी हम यहां पर पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब कि यह जो है इनके जो दोनों डीज हैं उनकी ध्रुवता, पोलैरिटी जिसको आप कहते हैं, वो बदलती रहती है। कभी ये धन ध्रुव ये ऋण ध्रुव हो जाएगा, और कभी ये आपका धन ध्रुव हो जाएगा और ये ऋण ध्रुव हो जाएगा। तो इनकी जो पोलैरिटी होती है वो चेंज होती रहती है बहुत तेज गति के साथ। उसकी पोलैरिटी के हिसाब से ही दोनों डीज के बीच की दूरी रखी जाती है। क्यों, अभी उसको बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। जब आप यहां पर कोई स्रोत रख देंगे जिसको गतिमान करना है, प्रोटॉनों का ही कुछ समूह रख देंगे, प्रोटॉनों की कुछ मात्रा यहां रख देंगे, तो क्या होगा, पहली कंडीशन में ये आपका धन आवेशित है और ये ऋण आवेशित है, तो दोनों के बीच में एक विभवांतर क्रिएट हो गया। और जब दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर क्रिएट हो जाता है तो उनके बीच में वैद्युत क्षेत्र भी आरोपित हो जाता है, क्योंकि E होता है V/T। जहां पर वैद्युत क्षेत्र है वहां पर विभवांतर रहेगा, जहां विभवांतर है वहां वैद्युत क्षेत्र रहेगा। तो दोनों डीज के बीच में अगर विभवांतर क्रिएट हुआ है इस प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत के माध्यम से, तो इनके बीच में एक वैद्युत क्षेत्र भी क्रिएट हो जाएगा। और अगर वैद्युत क्षेत्र है
तो वैद्युत क्षेत्र में कोई भी अगर आवेशित कण है तो उस पर बल कार्य करता है, आवेशित कण पर बल कार्य करता है वैद्युत क्षेत्र में। ठीक है, तो यहां पर जो प्रोटॉन रखा हुआ है वो अपने ऊपर, सिंगल प्रोटॉन की बात करते हैं, अभी एक प्रोटॉन की बात करते हैं, वो अपने ऊपर बल का अनुभव करेगा। जब ये बल का अनुभव करेगा तो बल की दिशा में चलना शुरू कर देगा। क्योंकि ये सिरा धन आवेशित है और ये ऋण आवेशित है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है हमेशा धन से ऋण की तरफ होती है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा धन से ऋण की तरफ होती है, इसलिए यह जो हमारा आवेशित कण है कहां चलेगा, वो D1 से D2 की तरफ चलना शुरू कर देगा। जब वो D1 से D2 आएगा, ठीक है, तो D1 और D2 के बीच की दूरी इस प्रकार से सेट की जाती है कि किसी धन आवेश को यहां से यहां तक पहुंचने में जितना टाइम लगे, ठीक है, उतना ही समय इसकी ध्रुवता को बदलने में भी लगे। कहने का मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से यह दूरी तय की जाती है, जिससे जितना टाइम में वह एक डिश से दूसरे पर पहुंचे उतने टाइम में इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाए। जब वो यहां पहुंच जाता है तो इसकी ध्रुवता तुरंत चेंज हो जाती है उसी समय। कहने का मतलब जो धन वाला था वो ऋण प्लेट हो गया और जो ऋण वाला था वो धन प्लेट हो गया, तो विभवांतर की दिशा बदल जाएगी, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी बदल जाएगी। तो वैद्युत क्षेत्र हमारा अब जो है D2 से D1 तरफ हो गया। अब वैद्युत क्षेत्र अगर D2 से D1 हो गया तो बल भी उधर काम करेगा, तो जो हमारा आवेश यहां पहुंचा हुआ था ये फिर मुड़ेगा यहां से और कहां जाएगा, D1 की तरफ जाएगा ये। और जैसे फिर D1 पहुंचेगा वैसे फिर इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, D1 वाला धनात्मक हो जाएगा, D2 वाला ऋणात्मक हो जाएगा और फिर ये जो है D2 की तरफ आना चाहेगा। हर बार इस पर बल काम करेगा, ये गतिमान रहेगा, इस पर बल काम करेगा। अगर यही बल न काम करता, एक ही बार काम करता, तब ये सीधे ऐसे वृत्ताकार मार्ग बना लेता। क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में कोई गतिमान कण हमेशा वृत्ताकार पथ का अनुसरण करता है, लेकिन हर बार हर स्थिति पर बल काम कर रहा है, इसलिए इसकी गति में क्या होगा, त्वरण आ जाएगा। और जब गति में त्वरण आ जाएगा तो इसका हर चक्कर में वेग जो है थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएगा। जब इसका वेग बढ़ जाएगा तो आप जानते हैं कि त्रिज्या, गतिमान आवेशित कण वाला आप पढ़े हुए टॉपिक, तो उसकी त्रिज्या फार्मूला होता है R=mv/qb। अगर वेग बढ़ जाएगा थोड़ा सा तो क्या होगा, त्रिज्या बढ़ जाएगी। तो जब यह यहां पहुंचता है, ऐसे घूमता है, यहां बना दे रहे हैं, ऐसे पहुंचता है यहां पे है, थोड़ा सा ये आगे बढ़ जाता है क्योंकि वेग इसका ज्यादा हो गया है। वेग ज्यादा हो गया, थोड़ी त्रिज्या इसकी ज्यादा होगी। अब फिर जब ये अगला चक्कर लगाता है, फिर यहां पहुंचता है, थोड़ा वेग इसका ज्यादा रहता है। तो क्योंकि ये एक चक्कर में 2 बार एक्सीलरेट हो रहा है, एक चक्कर का मतलब यहां से चल करके फिर यहां पहुंचे, एक बार यहां से आएगा तब बल काम करेगा, फिर यहां से आएगा तब बल काम करेगा, 2 बार बल काम करेगा चक्कर में, इसलिए 2 बार बल काम करेगा, 2 बार इसका एक्सीलरेशन होगा, वेग परिवर्तन होगा। तो उस अवस्था में इसका वेग ज्यादा होने से ये अधिक त्रिज्या का वृत्त अनुसरण कर लेता है। हर चक्कर में थोड़ी सी त्रिज्या बढ़ते बढ़ते ये घूमते घूमते लगातार घूमते घूमते क्या होता है कि जब बाहरी सतह पर पहुंच जाता है, तब यहां पर एक लगी होती है विक्षेपक प्लेट, डिस्पर्सिंग प्लेट लगी होती है। फिर वहीं से इसको विक्षेपित कर दिया जाता है। जो भी आपका टारगेट होता है, जहां पर आपको इसको विक्षेपित करना है, ले जाना है, गतिमान करना है, वहां पर ये जाकर के आपको टारगेट कर देता है। ठीक है, ये आपको मिल जाता है यहां पे। अच्छा, अब यहां पर हम इधर आते हैं, क्रिया से समझ गए होंगे आप। इसमें उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज जो फ्रीक्वेंसी होती है उसी के हिसाब से इसके घूमने का समय सेट रहता है, और जैसे ही ये एक डिश दूसरे पे पहुंचता है, इसकी पोलैरिटी में उसी कारण चेंज हो जाता है। इसलिए यह एक चक्कर में 2 बार त्वरित होता है, इसका पथ थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है, तो वृत्ताकार मार्ग अपनाते अपनाते ये सतह पर पहुंच जाता है, और विक्षेपक प्लेट जैसे टकराता है वैसे वो विक्षेपित कर दिया जाता है। या समझ गया होगा यहां तक। चलिए, आपको पता है कि यह जो त्रिज्या बनाएगा उसकी, उस गतिमान पथ की त्रिज्या, गति पथ की जो त्रिज्या हुई
उसका मान होगा आर बराबर mv/qb। आर बराबर mv। अगर पूछा जाए कि गति पथ की त्रिज्या क्या हुई जिस पथ में घूम रहा है, जैसा वेग रहेगा, वेग के अलावा बाकी सब कांस्टेंट हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कांस्टेंट रहेगी, और यहां चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई किया गया, ये चुंबकीय क्षेत्र यहां अप्लाई किया गया, ये यहां हमने नहीं दिखाया, ये चुंबकीय क्षेत्र यहां पर ऊर्ध्वाधर अप्लाई किया गया है। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता कांस्टेंट है, आवेश का मान तो निश्चित है, एम द्रव्यमान निश्चित है, वेग ज्यादा रहेगा तो ज्यादा त्रिज्या में घूमेगा। कहने का मतलब जब वो घूमता जाता है, ज्यों-ज्यों वह बाहरी त्रिज्या में पहुंचता है वैसे वैसे उसका वेग बढ़ता जाता है। समझ गए होंगे ना? और जब बाहरी त्रिज्या पहुंचेगा एकदम लास्ट त्रिज्या में, लास्ट जो है परिधियों में, यहां जब विक्षेपक प्लेट के पास पहुंचेगा ये, उस समय इसका वेग बहुत ज्यादा रहेगा। उस समय इसका जो वेग है वह बहुत अधिक रहेगा। प्रारंभ में इसका वेग स्मॉल आर mv/qb से आप इसको जान सकते हैं। अगर पूछा जाए कि कितना इसका आवर्तकाल होगा, सामान्य आवर्तकाल, तो ये आप पहले पढ़ चुके हैं। T होता है 2πr/v। 2πr का मतलब कि वृत्त की परिधि होती है। r का मान क्या है, mv/qb यहां रखेंगे, v से v कटेगा तो आपको मिलेगा 2πm/qb, ये आपको मिलेगा। T 2πm/qb, ये आपको आवर्तकाल मिलेगा। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ध्यान दीजिएगा हर चीज, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, इसका उल्टा qb/2πm, qb/2πm, ये इसकी आवृत्ति हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी आवृत्ति का फार्मूला है, जो आवेशित कण घूम रहा है, ये आवर्तकाल का फार्मूला है, और ये आपके त्रिज्या का फार्मूला है। यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको यहां बताया गया कि जब वह घूमते घूमते ज्यों-ज्यों बड़ी त्रिज्या के वृत्त का अनुसरण करेगा वैसे वैसे उसका वेग बढ़ेगा। उसका वेग मैक्सिमम कहां पर होगा, जब वो सबसे बाहरी कक्षा में घूमते घूमते विक्षेपक प्लेट के पास पहुंचेगा, तब वहीं पर उसका वेग अधिकतम होगा। ठीक है, उसका वेग अधिकतम कहां होगा, विक्षेपक प्लेट के पास पहुंचने पर उसका वेग मैक्सिमम होगा। अगर उस अधिकतम त्रिज्या को हम 8 से दिखाएं, अधिकतम त्रिज्या को 8 दिखा रहे हैं, ठीक है, यही फार्मूला हमारा है। अधिकतम त्रिज्या को हम दिखा रहे हैं 8 से, तो उस अवस्था में जो वेग हमारा है वो मैक्सिमम होगा। इसको हम v मैक्सिमम लिख दे रहे हैं। r हो जाएगा mv मैक्सिमम अपान यहां हो जाएगा qb। v मैक्सिमम उसका वेग होगा, तो इसकी त्रिज्या सबसे सर्वाधिक होगी, अर्थात बाहरी पथ की त्रिज्या के बराबर होगी। तिरछा गुणा कर देंगे तो mv मैक्सिमम का मान हो जाएगा qbr। mv मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, qbr हो जाएगी। इसका स्क्वायर अगर कर दें हम दोनों पक्षों का, तो हो जाएगा m² v² मैक्सिमम इक्वल टू हो जाएगा q² b² r²। q² b² r² हो जाएगा। एक m को लाकर यहां डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा mv² मैक्सिमम इक्वल टू q² b² r² डिवाइड बाई m हो जाएगा। इस एक m को लाके हमने नीचे कर दिया। और गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है हाफ mv²। अब हमको ये जानना है कि जो गतिमान आवेशित कण है, जब वो यहां विक्षेपक प्लेट से निकलेगा तो उसके पास कितनी ऊर्जा रहेगी। तो हाफ mv² जो है वो गतिज ऊर्जा होती है किसी गतिमान कण की। तो यहां पर 1/2 से गुणा कर देंगे आप, तो 2 आ जाएगा नीचे। तो कहने का मतलब हाफ mv² यही गतिज ऊर्जा हो गई। इसको आप k मान सकते हैं, तो k की वैल्यू हो जाएगी हाफ mv² मैक्सिमम, और इसकी वैल्यू जो है q² b² r² अपान 2m के इक्वल होगी। इसको आप याद भी कर सकते हैं।
क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपान 2m, यही साइक्लोट्रॉन के द्वारा गतिमान कण के पास अधिकतम ऊर्जा होती है। इसी ऊर्जा को आप एक और टर्म में व्यक्त कर सकते हैं। कैसे? ध्यान दीजिएगा, एक टर्म में इसको आप और व्यक्त कर सकते हैं ऐसे ही, ठीक है। आपको पता है कि इन दोनों के बीच पहले डीज और दूसरे डीज जो D1 और D2 हैं, दोनों डीज के बीच में जो आरोपित विभवांतर है वो विभवांतर है V। ध्यान दीजिएगा, विभवांतर क्या है? V है। अगर दो प्लेटों के बीच का विभवांतर V है और उसके बीच में कोई Q आवेश गतिमान है तो वह कितनी ऊर्जा ग्रहण कर लेगा? इसका फार्मूला पहले पार्ट में पढ़ा होगा आपने, K इक्वल टू होता है QV। इसी के आधार पर तो आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा भी देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर से अगर त्वरित हो रहा है तो वह 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा ग्रहण कर लेता है, ठीक है। तो अगर Q आवेश है, ये आवेश का मान है, Q का मान कुछ कूलाम होगा आवेश, कोई आवेश है और V वोल्ट विभवांतर के द्वारा त्वरित हो रहा है। कहने का मतलब कि विभवांतर जो है दो बिंदुओं के बीच है, उसी दो बिंदुओं के बीच में आवेश वो छोड़ दिया गया, अपने आप गतिमान हो गया है। जैसे पानी को आप ढाल पर छोड़ दीजिए तो आपको गतिमान करने की आवश्यकता नहीं, वो ऊर्जा ग्रहण कर लेगा, अपने आप ऊर्जा ग्रहण कर लेगा और वो ढाल पर चला आएगा। वैसे ही दो बिंदुओं के बीच अगर विभवांतर है तो आप आवेश को छोड़ देंगे तो अपने आप चलेगा, वो आपको वहां पर ले जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो ऊर्जा ग्रहण कर लेता है। तो Q आवेश अगर है और V वोल्ट विभवांतर दिया गया है तो आवेश हमेशा ऊंचे विभव से धन आवेश अगर है तो ऊंचे से नीचे की तरफ चलता है तो वो ऊर्जा ग्रहण कर लेगा। कितनी ग्रहण करेगा? Q V के बराबर। ज्यादा वोल्टेज रहेगा, विभवांतर रहेगा, ज्यादा ऊर्जा ग्रहण कर लेगा, कम रहेगा तो कम ग्रहण कर पाएगा। तो Q आवेश अगर V वोल्ट विभवांतर के द्वारा त्वरित किया गया है तो Q भी ऊर्जा ग्रहण कर लेगा। और यहां पर क्या है कि एक राउंड में, एक चक्कर में वह 2 बार ऊर्जा ग्रहण कर रहा है क्योंकि 2 बार विभवांतर चेंज हो रहा है। एक बार इधर जाएगा, Q भी ऊर्जा ग्रहण करेगा, फिर यहां से यहां आएगा, फिर Q भी ग्रहण करेगा। तो एक चक्कर में वो 2 बार Q भी ऊर्जा ग्रहण करेगा। तो प्रति चक्कर उसके द्वारा ग्रहण की गई जो गतिज ऊर्जा है इसकी दूरी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी? 2Q भी ऊर्जा उसके द्वारा एक चक्कर में ग्रहण की जाएगी, जहां Q उस आवेशित कण का मान है, आवेश है मतलब, और V जो है वह विभवांतर है उन दोनों प्लेटों के बीच का। ऐसे घूमते घूमते मान लीजिए विक्षेपक प्लेट तक पहुंचने के पहले, विक्षेपक प्लेट तक पहुंचने के पहले यानी निकलने के पहले वहां से साइक्लोट्रॉन से अगर उसने यंग चक्कर लगाया है तो एक चक्कर में प्राप्त ऊर्जा का मान 2QV है, तो यंग चक्कर में प्राप्त ऊर्जा का मान हो जाएगा 2QNV या 2NQV आप कर सकते हैं, यंग से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यंग चक्कर में प्राप्त कुल ऊर्जा जो है ये भी हुई, यह भी गतिज ऊर्जा का फार्मूला ही हुआ। यह वोल्टेज के पदों में है, अगर वोल्टेज आपको दिया गया है तब भी आप बता सकते हैं कि इतना चक्कर अगर लगाया है ऊर्जा कितना ऊर्जा ग्रहण कर लेगा वो। तो यह भी ऊर्जा का फार्मूला है, यह भी ऊर्जा का फार्मूला है। तो गतिज ऊर्जा के दो फार्मूलों को आप एक साथ कर सकते हैं। K इक्वल टू 2QNV बराबर Q स्क्वायर B स्क्वायर R स्क्वायर अपान 2M। ये जो है दो ऊर्जाएं आपके पास हैं, दो गतिज ऊर्जाएं हैं, तो आप इस तरह से इसको व्यक्त कर सकते हैं। ये पूरी चीज साइक्लोट्रॉन के बारे में है, कितनी ऊर्जा से वो निकलेगा, कितना उसका वेग रहेगा, है ना, किस प्रकार से वो काम करता है, कैसे इसका क्या उपयोग है, क्या यूज है ना, ये आप जान गए। अब इसकी सीमाएं आपको बता दें, क्या इसकी लिमिटेशन है। देखिए साइक्लोट्रॉन की 3 सीमाएं हैं मुख्य रूप से। साइक्लोट्रॉन के 3 दोष है, आप कह सकते हैं 3 दोष हैं या 3 सीमाएं हैं या उसकी 3 लिमिटेशन है, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो पहला इसका दोष ये है, आपको शुरुआत में ही बता दिया गया था कि इसका पहला दोष है कि इसके द्वारा जो अनावेशित कण है, जिन पर कोई आवेश नहीं है, उदासीन कण है, ठीक है, उनको हम आवेशित नहीं कर सकते।
क्योंकि अनावेशित कण है, जब आवेश नहीं है तो वह वैद्युत क्षेत्र में गति भी नहीं करेंगे, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र में जो आवेशित कण होते हैं वही गति करते हैं। जब कोई आवेश ही नहीं है तो वह गतिमान नहीं हो पाएंगे, इसलिए साइक्लोट्रॉन के माध्यम से उनको ऊर्जा हम प्रदान नहीं कर सकते। ठीक है, ये पहला दोष हो गया। पहला दोष हो गया कि उदासीन कणों को या अनावेशित कणों को हम गतिमान नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा इसका दोष है कि इसके माध्यम से इलेक्ट्रॉनों को हम गतिमान तो कर सकते हैं, लेकिन गतिमान करने से उनको ज्यादा ऊर्जा प्रदान नहीं होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों को गतिमान करने से कोई लाभ नहीं है। क्यों ऐसा होता है? देखिए, इलेक्ट्रॉनों का जो द्रव्यमान होता है वो बहुत कम होता है। इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान जो होता है वो 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम होता है। प्रोटॉन का तो तब भी ज्यादा होता है, 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम होता है। इसका मतलब कि 27 अगर ये है और वो 31 है तो 10,000वां भाग है उसका। तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का 1/1000वां भाग है। कहने का मतलब कम द्रव्यमान है, ये कहने का मतलब हुआ। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम अगर है और कम द्रव्यमान के कण पर जब बल लगता है तो वह जल्दी ही ऊर्जा ग्रहण करके कहां, विक्षेपक प्लेट के पास पहुंच जाएगा। थोड़ी ऊर्जा पाएगा, उसका वेग ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा बड़ी त्रिज्या के वृत्त में घूमेगा, कम चक्कर में ही वो विक्षेपक प्लेट के पास पहुंच जाएगा। और जब विक्षेपक प्लेट के पास पहुंच जाएगा तो बाहर निकल जाएगा। वो तो अंदर जितना ही राउंड ले उतना ही ज्यादा ऊर्जा ग्रहण करेगा। जो कम राउंड लेगा वो कम ऊर्जा ग्रहण करके 2 ही 4 बार बाहर निकल जाएगा। जो ज्यादा राउंड लेगा ज्यादा ऊर्जा ग्रहण करके बाहर निकलेगा। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन हल्का होता है इसलिए इस पर जब त्वरित बल लगता है तो इसका वेग बहुत तेजी के साथ बढ़ करके, त्रिज्या बहुत तेज ज्यादा ग्रहण करके वो विक्षेपक प्लेट के पास शीघ्र ही पहुंच जाता है। अर्थात बीज में लगाए गए चक्रों की संख्या इलेक्ट्रॉनों के द्वारा बहुत कम होती है, इसलिए वह कम ऊर्जा ग्रहण करता है। अगर कहीं पर ज्यादा ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों को विक्षेपित करना है तो साइक्लोट्रॉन का उपयोग वहां पर नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये इसका दूसरा जो है डिमेरिट है। तीसरी इसकी डेमेरिट है, अब ध्यान में तीसरी वाली डिमेरिट, जो इसकी तीसरी डेमेरिट है या तीसरा इसका दोष है वो क्या है? तीसरा इसका दोष यह है कि इसके माध्यम से आवेशित कणों को गतिमान तो कर सकते हैं, लेकिन एक निश्चित सीमा से ज्यादा वेग आप प्रदान नहीं कर पाएंगे। अगर आप सोचें कि डीज का आकार बड़ा कर दिया जाए, राउंड ज्यादा लगा दिया जाए, प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत का मान खूब ज्यादा कर दिया जाए, तो ज्यादा जो है ये राउंड लगाएगा, बहुत ज्यादा इसका वेग हो जाएगा, तो इसका वेग ज्यादा नहीं हो सकता। एक निश्चित सीमा तक वेग ज्यादा होगा, बहुत अधिक वेग नहीं हो सकता। क्यों ऐसा होता है वो समझना आपको है। ठीक है, ध्यान दीजिए, गतिज द्रव्यमान में और विराम द्रव्यमान में एक संबंध होता है, m = m0/√1-v²/c²। गतिज द्रव्यमान में और विराम द्रव्यमान में रिलेशन होता है। देखो m0 जो लिखा हुआ है ये विराम द्रव्यमान है, लेकिन जब कोई कण गतिमान हो जाता है तो गतिमान होने वाले कण का वेग बढ़ जाता है। ये ध्यान समझिए इस चीज को, जो कण गतिमान हो जाता है उसका वेग विराम वाले से कुछ न कुछ बढ़ जाता है, लेकिन अब वह बढ़ा वेग आपको मालूम नहीं चलेगा। थोड़ा थोड़ा अगर गतिमान है तो नहीं मालूम चलेगा। प्रकाश के वेग के सापेक्ष अगर कोई वेग हो जाए, जैसे प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, किसी वस्तु का वेग 1 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाए, 50 मान लीजिए 1 लाख नहीं तो तब भी 50,000 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाए, 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाए, मतलब प्रकाश के वेग के सापेक्ष अगर उसका पर्याप्त वेग हो जाए, मतलब इतना वेग उसका रहे, तब जाकर के उसके द्रव्यमान में कमी या अधिकता समझ में आ जाएगी आपको। इसके हिसाब से वेग बढ़ने पर जो है, ये वेग किसका है? सामान्य वस्तु का वेग जो गतिमान है, c जो है वो प्रकाश की चाल है, m जो है गतिज द्रव्यमान है, m0 विराम द्रव्यमान है। ठीक है, जो v बढ़ता है वैसे वैसे v/c, इस v²/c² का मान बढ़ेगा, और ये मान बढ़ेगा तो 1 में से घटाने पर संख्या कम बचेगी तो m0 पे कम से भाग देगी, मान ज्यादा हो जाएगा तो गति द्रव्यमान बढ़ता चला जाएगा उसका।
तो कहने का मतलब जब इसका आप वेग बहुत ज्यादा बढ़ाना शुरू कर देंगे कि प्रकाश के वेग के समान करके हम इसको विक्षेपित कर दें, किसी वस्तु पर हम इसको आरोपित कर दें, जब इसका वेग ज्यादा होता चला जाता है आवेशित कण का, तो उसका द्रव्यमान बढ़ता जाता है। जब द्रव्यमान बढ़ता जाएगा, भारी हो जाएगा वो, तो शुरू में तो हल्का था और जब उस पर बल आरोपित तो बाद में वो वेग बढ़ता गया, वेग बढ़ता गया तो भारी भी होता गया। जब भारी द्रव्यमान पर और बल वही लगना है, बल तो फिक्स जो लग रहा था पहले वही अब लगना है, तो जब भारी बल लग जाएगा उस पर तो क्या होगा कि वही द्रव्यमान ज्यादा है, बल फिक्स है आपका, तो उसके वेग में कमी आ जाएगी, क्योंकि द्रव्यमान गुणे त्वरण को ही तो बल बराबर होता है। जब बल फिक्स हमारा है, द्रव्यमान बढ़ रहा है, तो त्वरण घट जाएगा, अर्थात वेग में परिवर्तन कम होगा। अब तो जो ज्यादा वेग उसका बढ़ रहा था वो उसके वेग में कमी आती जाएगी। तो शुरुआत में तो उसका वेग एक निश्चित रेट से बढ़ता जाएगा, लेकिन बाद में उसका जो वेग है उसके वेग में जो बढ़ोतरी हो रही थी उसमें कमी आती जाएगी। जब उसके बढ़ोतरी वेग में कमी आती जाएगी, इसका मतलब कि जो लगाने वाले चक्करों की संख्या है प्रति सेकेंड, इसको आप फ्रीक्वेंसी कहते हैं, उस फ्रीक्वेंसी में कमी आ जाएगी। एक सेकंड पहले 10 चक्कर लगा रहा था, अब वो 8 चक्कर लगाएगा, क्योंकि उसका द्रव्यमान ज्यादा हो गया है। अब बल जो है वो वही है, इसलिए त्वरण में कमी आ गई। जब कम चक्कर लगाएगा तो इसके साथ जो इसका सामंजस्य बैठा हुआ था कि जब वो यहां से यहां पहुंचेगा इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाती थी, अब वो पीछे रह गया। भाई ये तो 10 चक्कर हिसाब चल रहा है अपना और ये 8 चक्कर अभी है, जब पीछे रह जाएगा ये, जब ये यहां पहुंचेगा तब वो ध्रुवता नहीं बदलेगी, जब आगे निकलेगा तब ध्रुवता बदलेगी। तो हर चक्कर में जो हमारा आवेश है, आवेशित कण है, वो पीछे रह जाएगा, और जब वो पीछे रह जाएगा तो थोड़ी देर आते आते जो है इसके साथ मैचिंग उसकी नहीं होगी और उसका जो वेग बढ़ रहा था अब वेग बढ़ना उसका बंद हो जाएगा, और तब उसी वेग से वह घूमेगा और उसी वेग से जाकर के ये बाहर निकलेगा। कहने का मतलब विक्षेपक प्लेट से वह एक निश्चित वेग से ही बाहर निकलेगा, चाहे कितना भी आप ऊंचा वोल्टेज क्यों ना लगा दें उस पर। यह उसकी तीसरी कमी है। ठीक है, तो ये इसकी 3 लिमिटेशन है, इसको भी आप जान गए होंगे। अब ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया है, थोड़ा लंबा चैप्टर था, ज्यादा समय इसमें लगा। इसके न्यूमेरिकल्स आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन में आप लगा लीजिए, जो भी प्रॉब्लम हो उसको बताइए, क्योंकि टाइम अभी काफी है। आपके एग्जाम जो है मार्च लास्ट तक या अप्रैल में होंगे, तो कोर्स खत्म हो जाएगा, लेकिन जो पढ़ा दिया गया है उसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, तब जो है आगे बढ़िए।